गुड मॉर्निंग। कल हम कर रहे थे एल्युमिनियम धातु, उसमें बॉक्साइट का संधारण कर लिया था। बॉक्साइट से एल्युमिना प्राप्त होता है। अब एल्युमिना से एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए क्या विधि काम में लाते हैं? हॉल हेराल्ड प्रक्रम, यानी जो बॉक्साइट के संधारण से एल्युमिना प्राप्त होता है, उससे एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए हॉल हेराल्ड प्रक्रम विधि का उपयोग करते हैं। इसमें विद्युत अपघटन के द्वारा एल्युमिना से एल्युमिनियम को प्राप्त किया जाता है। यहाँ दो तीन बातें ध्यान देने की है। वो ये है कि शुद्ध एल्युमिना का गलनांक 2323 केल्विन होता है, उच्च गलनांक है, और ये विद्युत का कुचालक भी है। अगर अकेले गलित एल्युमिना का उपयोग किया जाए तो इसका विद्युत अपघटन संभव नहीं है। इसलिए इसे विद्युत का चालक बनाने के लिए और गलनांक को कम करने के लिए इसमें क्रायोलाइट और फेल्सपार Na3AlF6 इसे बोलते हैं क्रायोलाइट। CF2 होता है फेल्सपार। तो ये मिश्रण जब मिलाया जाता है फिर इसको गलित करते हैं। अब ये जो विलयन प्राप्त होता है इन तीनों यौगिकों का, वो गलित अवस्था में प्राप्त हो जाता है। ये विद्युत का चालन करता है। इसलिए 60% क्रायोलाइट, 20% कैल्शियम फ्लोराइड और 20% एल्युमिना को पिघलाकर चित्रानुसार एक स्टील के पात्र में या एक विशेष प्रकार के सेल के अंदर भर देते हैं। इस सेल में भीतरी ये लोहे की बना हुआ सेल या लोहे की बनी हुई टंकी या लोहे बने का आयताकार पात्र है, जिसकी भीतरी सतह पर जो लाल रंग की मैंने लाइन दिखा रखी है, ये कार्बन का अस्तर होता है। ये कैथोड का कार्य करता है। इस लोहे के पात्र की जो भीतरी सतह है उस पर एक कार्बन का अस्तर लेयर बनी होती है जो कैथोड का कार्य करती है। मध्य भाग में या वो रोड सी दिख रही है नीले रंग की, ये 3 ग्रेफाइट की छड़ें होती है जो एनोड का कार्य करती है। अब इस पात्र में क्रायोलाइट, फेल्सपार और एल्युमिना का विलयन भरकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो एनोड और कैथोड पर अलग अलग क्रिया होती है। कैथोड पर तो एल्युमिनियम बनता है जो गलित अवस्था में नीचे एकत्रित हो जाता है, जिसे नीचे के निकासी मार्ग के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। और ग्रेफाइट की छड़ों पर कार्बन मोनोक्साइड और डाइऑक्साइड गैसें बनती है जो बाहर निकलती रहती है। तो यहाँ अब क्रिया आ जाती है। एक दूसरे में इसका नामा की चित्र पूछ लेते हैं। उसके बाद में कैथोड और एनोड पर होने वाली क्रियाएं। तो अब लेते हैं, पहले लेते हैं हम एनोड पर क्रिया। Al2O3 Al+3 और 2O- में अपघटित हो जाता है। अब ये एनोड पर क्या होता है, जो O- है ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर O2 में परिवर्तित हो जाती है। और चूंकि O2 ये छड़ें कार्बन की बनी होती है, ग्रेफाइट होता है, क्रिया कर लेती है C+O2 CO2 CO2 + CO। इस प्रकार ये 3 क्रिया क्या होती है, एनोड पर होती है। पहले एनोड पर क्या बनती है,
O2 गैस बनती है। और O2 गैस बनते ही ये छड़ें कार्बन की होने के कारण, ये उच्च ताप के कारण कार्बन और O2 में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड गैसें बनती है। जब ये गैसें बनती है तो विशेष प्रकार की चमक निकलती है और ऊष्मा का उत्सर्जन भी होता है। इसलिए ये चमक आंखों पर नहीं पड़े, ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं हो, इसकी ऊपरी सतह पर कार्बन का बारीक पाउडर या चूर्ण डाल देते हैं, जो ऊष्मा रोधी होने के कारण वो चमक को भी उत्पन्न नहीं होने देता है और विलयन के ताप को भी बनाए रखता है, ऊष्मा को भी बाहर जाने नहीं देता है। तो ये इसका काम है कार्बन चूर्ण का। अब आओ कैथोड पर। तो कैथोड पर एल्यूमिनियम जो आयन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लेकर एल्यूमिनियम परिवर्तित हो जाते हैं, जो नीचे गलित अवस्था में रहता है, जहाँ से समय समय पर बाहर निकाल लिया जाता है। अब यहाँ दो बातें याद रखनी है। एक तो इसके समानांतर में बल्ब लगा होता है। इसका उपयोग क्या है कि जब सेल में एल्यूमिना खत्म हो जाता है तो सेल का प्रतिरोध बढ़ने से ये बल्ब जलने लगता है। इस बात का संकेत है कि अब सेल में एल्यूमिना की मात्रा और मिला दी जाए। दूसरी बात, इसमें ग्रेफाइट की छड़ों का उपयोग होता है, कार्बन की बनी होती है। जब ये प्रोसेस प्रक्रिया लगातार चलती है तो ये कार्बन है वो धीरे धीरे CO2 और CO के रूप में बाहर निकल जाता है और छड़ें नष्ट हो जाती है। इसलिए इन छड़ों को बार बार बदलना पड़ता है। यानी कि 1 किलोग्राम अगर AL प्राप्त करना है तो 0.5 ग्राम, यानी कि किलोग्राम, 0.5 किलोग्राम क्या होती है, ये ग्रेफाइट की छड़ें हैं वो CO2 में परिवर्तित हो जाती है। तो ये है एल्यूमिना का विद्युत अपघटन। तो यहाँ करीब 95-6% शुद्ध AL प्राप्त होता है, जिसको प्योर शुद्ध प्राप्त करने के लिए विद्युत अपघटन विधि का उपयोग करते हैं। तो ये है एल्यूमिनियम का डिस्कशन। तो यहाँ कई बातें हैं। एक ये याद रखनी है कि एल्यूमिना में क्रायोलाइट क्यों मिलाया जाता है। जवाब, ये एल्यूमिना उच्च गलनांक वाला होता है, विद्युत का अचालक होता है, इसलिए गलना कम करने और चालक बनाने के लिए क्रायोलाइट और फेल्सपार को मिलाया जाता है। नंबर 2, ग्रेफाइट की छड़ों को बार बार क्यों बदला जाता है, क्योंकि एनोड पर O2 गैस बनती है जो कार्बन से क्रिया करके उसको क्षय करती रहती है। बल्ब का क्या उपयोग है, ये बता दिया जी। एल्यूमिना खत्म हो जाता है, सेल की प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, इसलिए ये बल्ब जलने लगता है। उसके बाद सेल में कार्बन का अस्तर या चूर्ण क्यों मिलाया जाता है, ऊष्मा का परिवहन रोकता है और उत्पन्न होने वाली चमक को भी रोकता है। तो ये है इसमें, ये प्रश्न 2021 में बोर्ड में आ सकता है, क्योंकि महत्वपूर्ण धातु है, सस्ती भी है, दैनिक कार्यों में बहुत उपयोग होता है। इसको ध्यान रखते हुए ये उपकरण और ये जो 4 बातें बताई है वो याद होनी चाहिए। और अंतिम रह गया अब जिंक धातु। लास्ट इस पाठ का टॉपिक है Zn, जिंक धातु का निष्कर्षण।
नंबर 4 Zn। तो जिंक भी डी ब्लॉक तत्व है, इसका भी आवर्त चौथा है। वर्ग 12वां, एटॉमिक नंबर 30। Zn का 30 होता है परमाणु क्रमांक। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी केवल Zn+2 आयन ही बनाता है, और इसको संक्रमण तत्व भी नहीं माना जाता है। कि क्यों, ये आगे बताएंगे, नहीं फिलहाल तो याद देख लीजिए कि डी ब्लॉक का तत्व है, परमाणु क्रमांक 30 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जिंक के अयस्क ये होता है ZnS, जिंक ब्लेंड, जिंकाइट, ZnO और कैलेमाइन। यानी जिंक ब्लेंड, जिंकाइट और कैलेमाइन। ये अयस्क है। अब जिंक धातु का निष्कर्षण, जिंक का निष्कर्षण निम्न चरणों में जिंक सल्फाइड यानी जिंक ब्लेंड से करते हैं, यानी सल्फाइड अयस्क से करते हैं, जिसमें 3 चरण है। पहला है सांद्रण, दूसरा है भर्जन और तीसरा है अपचन। चौथा शोधन। ये है। तो हमने चारों धातुओं में इन्हीं चरणों का उपयोग किया है। तो पहली बात इसमें चरण है सांद्रण, चूँकि सल्फाइड अयस्क है इसलिए जिंक अयस्क को बारीक पीसकर, जिंक ब्लेंडी को बारीक पीसकर जार पलवन विधि के द्वारा इसका सांद्रण करते हैं। इसके लिए उपकरण बनावट आपको बताया गया है कि बारीक पीसे हुए अयस्क को जल तेल मिश्रण में डालकर प्रबल वायु प्रवाहित करते हैं। सल्फाइड अयस्क जल की सतह पर आ जाते हैं और गैंग या मैट्रिक्स नीचे फंदे पर बैठ जाती है। अयस्कों, ये सल्फाइड अयस्कों को पृथक कर लेते हैं। अब आता है भर्जन। तो सांद्रित अयस्क को परावर्तनी भट्टी में लेकर वायु के आधिक्य के साथ गर्म करते हैं, तो इसमें उपस्थित सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक की अशुद्धियाँ वाष्पशील ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है और सल्फाइड अयस्क है वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अगर कार्बोनेट है तो वो भी CO2 को निष्कासित करके ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। होने वाली क्रियाएं इस प्रकार है, जैसे आर्सेनिक है, या एंटीमनी है, इसी प्रकार ZnS प्लस 3O2 थे ZnO प्लस SO2, ZnCO3 ZnO प्लस CO2। तो बनने वाले आर्सेनिक ऑक्साइड, एंटीमनी ऑक्साइड, SO2 और CO2 जो गैसें हैं वो चिमनी के द्वारा बाहर निकल जाती है। शेष केवल क्या बचता है? जिंक ऑक्साइड।
अब लेते हैं इसका अपचन। तो जिंक ऑक्साइड को जिंक में परिवर्तित करने के लिए कार्बन के द्वारा अपचन करते हैं। इसके लिए विशेष प्रकार का रिटार्ट होता है, उसमें गर्म करते हैं ZnO प्लस सी, Zn प्लस CO2, Zn प्लस CO, Zn प्लस CO2। तो कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा जिंक ऑक्साइड को जिंक में परिवर्तित कर लिया जाता है। इस प्रकार जिंक है वो द्रवित अवस्था में प्राप्त होता है। अब क्या इसमें कुछ अशुद्धियाँ रह जाती है, जैसे Pb है, उसके बाद में आर्सेनिक है, इस प्रकार की अशुद्धियाँ रह जाती है, जिससे क्या कहते हैं स्पेल्टर, यानी Zn के अंदर Pb प्लस AS, ये अशुद्धियाँ होने के कारण इसको स्पेल्टर भी कहते हैं, जिसका शोधन किसे करते हैं, विद्युत अपघटन विधि के द्वारा, विद्युत अपघटन। तो ये था जिंक धातु का। तो ये इकाई हमारी पूरी हुई। तत्वों का निष्कर्षण और धातु क्रम टॉपिक पूरा हुआ। इस टॉपिक में खास बातें, एक तो इसमें 4 धातुओं आयरन, एल्युमिनियम, जिंक और तांबा के 4 अयस्क, उसके बाद में चारों धातुओं का डिस्कशन है। उसमें प्रयुक्त परावर्तनी भट्टी, वात्या भट्टी, बेसेमर परिवर्तक और हॉल एंड हेराल्ड प्रक्रम, इनमें का नामक के डायग्राम आ जाता है और इनमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं और इनके उपयोग बुक आ जाएगी, उसमें आपको 2-2, 4-4 उपयोग भी दिए होंगे, वो आप अध्ययन कर लेंगे। तो ये हमारी एक इकाई यानी 5वीं इकाई, 4 हमने पहले कर ली है, ये 5वीं इकाई थी।